और चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थमने के बाद भी सियासी पारा 7वें आसमान पर है। चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेते हुए दक्षिण 24 परगना की फालदा विधानसभा सीट के सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। दूसरे चरण में हुई भारी हिंसा और भवानीपुर स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी के करीब 4 घंटे तक बिताए जाने के बाद आयोग ने ये कड़ा कदम अपनाया है। ये अब फालदा सीट पर 21 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे, जिसने राजनीतिक दलों के बीच खलबली मचा दी है। वहीं पर जिस तरीके से जैसे जैसे मतगणना की तारीख करीब आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को दो तरफा मोर्चे पर तैनात कर दिया है। एक तरफ जहां भाजपा के सभी उम्मीदवार आज मंदिरों में जीत की मन्नत मांगते हुए विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी की महिला ब्रिगेड 24 घंटे स्ट्रांग रूम के बाहर सतर्कता प्रदर्शन कर रही है, ताकि ईवीएम के सुरक्षा में किसी भी प्रकार की सेंधमारी न हो सके। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मतगणना से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष वर्कशॉप आयोजित की है और काउंटिंग एजेंटों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि मतगणना के दिन किसी भी हाल में सेंटर ना छोड़े। ममता ने अपने कार्यकालों को आपको बता दे, कार्यकर्ताओं को अंतिम समय तक डटे रहने और हर एक वोट की गिनती पर बारीकी से नजर रखने को कहा है। टीएमसी का मानना है कि मतगणना के दौरान विपक्षी दल गड़बड़ी की कोशिश कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए एजेंटों का अलर्ट रहना ज्यादा जरूरी है। 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं जैसे भेदना नामुमकिन होगा। काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है, जिसमें अर्धसैनिक बलों का कड़ा प्रहरा रहेगा। इस बार सुरक्षा को हाईटेक बनाते हुए पहचान पत्र की मैनुअल चेकिंग के साथ साथ क्यूआर कोड स्कैनिंग का अनिवार्य कर दिया गया है। बिना क्यूआर कोड स्कैन किए ना तो स्टाफ और ना ही उम्मीदवार को प्रवेश मिलेगा। आयोग का लक्ष्य है कि मतगणना पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यानी 4 मई को जो है फालदा में दोबारा वोटिंग क्यों है, इस पर बात करते हैं। वोटिंग प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगा है। साफ सीधा ये कहा गया है कि ईवीएम पर स्टिकर चिपकाए जाने की शिकायत आई थी। टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा था। मतदान से जुड़ी छिटपुट हिंसा की खबरें भी मिली थी। मतदान के दूसरे दिन कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। फाल्टा के लोगों ने की थी रिपोलिंग की मांग। टीएमसी से जहांगीर खान और बीजेपी से देवांशु पांडा जो है इसका नाम सामने आया है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ है। चुनाव आयोग को गड़बड़ी की शिकायतें मिली है, जिस कारण से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि दोबारा जो है अब वोटिंग होगी। वोटिंग प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगा था। टीएमसी ने ये कहा था कि बीजेपी ने ईवीएम पर जो स्टिकर उसके साथ छेड़छाड़ की है, जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है। टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया था बीजेपी ने। मतदान से जुड़ी छिटपुट हिंसा की खबरें भी मिली थी। मतदान के दूसरे दिन कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। फाल्टा के लोगों ने की थी रिपोलिंग की मांग। टीएमसी जहांगीर खान बीजेपी देवांशु 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ है। चुनाव आयोग को गड़बड़ी की शिकायतें मिली। वोटिंग प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप। ईवीएम पर स्टिकर चिपकाए जाने की शिकायत। टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप।
इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता तपोष जी और साथ ही साथ हमारे साथ टीएमसी नेता भी जुड़ चुके हैं अंश राय जी। सबसे पहले मैं जरा तपोष जी के पास जाती हूँ पुनः। तपोष जी, जिस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है टीएमसी के थ्रू कि बीजेपी लगातार जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही है, लेकिन बीजेपी के भी यही सूर हमें देखने को मिला है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि टीएमसी लोगों को डरा रही है, धमका रही है और खुद हमने फाल्टा में भी वो तस्वीरें देखी, वो महिलाओं की आवाज देखी जहाँ पर वो साफ तौर पर कह रही है कि टीएमसी धमका रही है। तपोष जी, आपसे पहले प्रतिक्रिया चाहना चाहूंगी। देखिए, ये गुंडा साम्राज्य जो है ये कल खत्म हो जाएगा। पूरे वेस्ट बंगाल की जनता ने इस पे अपना वर्डिक्ट दे दिया हुआ है और ये डरी हुई टीएमसी है जो इस तरीके के हथकंडों का प्रयोग कर रही है। ये कल सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, वहां से भी इनको फटकार लगा और अब जो है इससे पहले भी ये एसआईआर के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट पे गए थे, उसमें भी उनको फटकार लगी थी। तो इनका कहीं कुछ होने वाला है नहीं जी। कल जब वर्डिक्ट आ जाएगा, जब भाजपा ऑफिशियली चुनाव जीते हैं, इस तरीके की चीजें जब आ जाएंगी कल हमारे पास, जिसकी की पूरी हमारी संभावना है, उसके बाद कस के जो है टीएमसी के जितने गुंडों हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और ममता बनर्जी खुद जेल जाएंगी, ये कंफर्म जी। जिस तरीके से यहाँ पर मैं जरा अंशु जी के पास भी जाऊंगी। अंशु जी, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर ये आरोप जो लग रहा है, आखिर ये आरोपों का खेल क्यों चल रहा है? क्यों सही तरीके से मतगणना नहीं मतलब मतदान नहीं हो पाया और मतगणना से पहले इतना क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है? देखिए, भाजपा वाले ने 2 महीना 3 महीना पहले ही आम लोगों को मताधिकार का हत्या कर चुके हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो आम लोगों की जनता की जो अपना हक थी वो हक को हत्या कर चुकी है। ये जो इल्जाम लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस वाले ने चेक चिपका दिया, तृणमूल कांग्रेस वाले ने मत देने वालों को धमकाया है, तो बताइए कि इनकी जितनी भी केंद्रीय एजेंसी थी, बीएसएफ से लेके सीआई से लेके कौन सी ऐसी एजेंसी को इन्होंने छोड़ा? इतना तक कि इन्होंने अपने यूपी पुलिस को भी बंगाल में लाया है जी। तो बताइए कि इतनी एजेंसी लगाने के बाद अगर तृणमूल कांग्रेस धमकाती है किसी मतदाताओं को, तो फिर इनकी एजेंसी फेल है। फिर इनकी एजेंसी क्या काम कर रही है? बीएसएफ सीआईएसएफ। हमने तो बूथ के दिन ये भी देखा कि जो 80 साल की बुजुर्ग है, कैंसर पेशेंट है, उन लोगों को बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। 24 घंटे पहले जो तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट है उनको घर से उठा लिया जाता है, ना कोई केस है ना कुछ है। उसके बाद भी इनके जो यूपी के ऑब्जर्वर आए हैं, इनके जो बीएसएफ आए, इनके जो सीएसएफ आए, बिना कारण उनको रात को 2:30 बजे अंशु जी यहाँ पर जो अभिषेक बनर्जी की मैं बात करूँ तो अभिषेक बनर्जी का लगातार जो है एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है और उनकी वीडियो भी तमाम वायरल हो रही। आखिर वो किसको समझाने की कोशिश करे, मैं यूँ कहूँ, या फिर वो किसी को टारगेट बनाने की बात करे? क्योंकि वो साफ तौर पे पता चलता है। अंशु जी, देखिए, लोगों पे एक अत्याचार करने की एक लिमिट होती है, लेकिन भाजपा वाले ने अत्याचार इतनी बंगाल के मतदाताओं पे किया है कि इनको आगामी कल, अब ज्यादा घंटे नहीं बचे हैं, उनको अब देखिएगा कि जब एक अंशु जी क्या बात कर रहे हैं? अंशु जी, बंगाल में तो टीएमसी का राज चल रहा है अभी फिलहाल, बीजेपी तो अभी चुनाव लड़ रही है, मतगणना अभी हुआ नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के लोग यहाँ पर परेशान कर रही है? सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तो ये बताइए कि टीएमसी की सरकार रहते हुए केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हमारी कैंडिडेट को, हमारे पोलिंग एजेंट को, इतना तक कि अब जब कल काउंटिंग होने वाले उस काउंटिंग एजेंटों को परेशान करने के, थ्रेट देने के काम है बीएसएफ वाले कर रहे हैं, सीआईएसएफ वाले कर रहे हैं, एजेंसी मोदी जी की एजेंसी कर रही है। तो बताइए कहाँ हमारी सरकार के वैल्यूएशन दिया गया केंद्र की तरफ से? ये तो यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है, हम लोगों के साथ, बंगाल के सभी मतदाताओं के साथ युद्ध लड़ने के लिए बीएसएफ को, एसएफआई को, जितने भी इनके एजेंसी है सबको खड़े करके रखे बंगाल में। गृह मंत्री 15 दिन से खुद बैठे हैं, किस लिए? यहाँ के आम लोगों के हक छीनने के लिए। ऑलरेडी यहाँ के आम लोगों मतदाताओं के हक इन्होंने छीन लिया। एक घर में अगर 5 फैमिली है तो उनको 3 फैमिली का वोट देने का हक पहले ही इन्होंने छीन लिया है। इनकी जवाब कल ज्यादा घंटे नहीं बचे हैं, देखिएगा एक एक असेंबली से इनको जवाब मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरा प्लान बना रखा है, बीजेपी ने ही ये हिंसा करवाई है, बीजेपी की चाल है। फिर तो आप ये भी कहेंगे अंशु जी, आप फिर तो ये भी कहेंगे कि इसी भी जो है बीजेपी के इशारों पे चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ इशारों पे चल रहा, वो तो आम जनता सब जानती है बंगाल की। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है वहाँ बंगाल में करने के लिए। तो तपोष जी से मैं सवाल कर ली, तो
तपो जी से मैं सवाल कर रही थी। तपो जी, जिस तरीके से अंशु जी यहाँ पर लगातार एक ही बात, एक ही सुर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सब बीजेपी की करता धरता है, आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर लोगों को धमका क्यों रहे, ऐसा अंशु जी ने कहा भी। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे धमकाएंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे। पिछली बार आपने देखा है पोस्ट पोल वायलेंस के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और यहाँ पे धमकाते हुए कौन दिख रहा है? धमकाते हुए अभिषेक बनर्जी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जो है 7 जन्म लग जाएगा डायमंड हार्बर में, वो अपने सीट कभी नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे। और उसके बाद उनके गुंडे कल जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ खड़े हैं तो वो जो बाकी लोग हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता है जो तृणमूल का झंडा लेके खड़े हैं वहाँ पे। फालता में आप देखिए जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही है, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, और ये मारा जा रहा है इनको सिक्योरिटी सेना के जो सीआरपीएफ के नौजवान लगे हुए हैं उनका डर नहीं है। इन्होंने ये आज तक जिस तरीके से इलेक्शन करते आए हैं कि सारे लोगों को, कई लोग देखिए चैनल के सामने बोलते हुए नजर आए कि हमें वहां से भगा दिया गया और कहा गया कि तुम्हारा वोट जो है पड़ गया है। तो जिस तरीके से वो अभी तक चुनाव में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि वही है, उनकी कटौती चल रही है। जबकि अब तो सेंट्रल फोर्सेस और काफी वहां पे कड़ाई स्टार्ट हुई है, उसके बाद ही तो इनके कल्याण बनर्जी खुले तौर पे बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा गुंडा जो है वो अमित शाह जी हैं, सबसे बड़ा गुंडे जो हैं ये हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? ये बोलने के पीछे रीजन यही है ना कि इनके ऊपर कड़ाई की गई है। और जो एफआईआर में लोगों के नाम कटे, जो ये कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और सारी चीजें बता रहे थे, तो आप एक बात बताइए, लोकतंत्र तो जब एफआईआर का काम चल रहा था तो बीएलओ को मारने के लिए, बीएलओ को भगाने के लिए कौन आह्वान कर रहे थे? इन्हीं के ममता बनर्जी आह्वान कर रहे थे जी। आज देखिए प्रिंट पेपर में फ्रंट पेज की सारी न्यूज यही है पूरे इंडिया की कि वहां पे सेंट्रल फोर्सेज और स्टेट पुलिस होने के बावजूद किस तरीके से वहां पे पोलिंग में हिंसा करने की पूरी कोशिश की गई है। ये रीपोलिंग का जो हुआ था, अब देखिए पूरे फाल्टा के असेंबली में 287 बूथ थे, वहां पे 287, उन पूरे में जो है पोलिंग होगा। तो ये रीपोलिंग क्यों हो रहा भाई? ये और केवल कमल निशान जो है उसी के ऊपर टेप लगाएंगे, और तो कहीं होता नहीं है। आप देखिए बिहार भी सुधर चुका है, बिहार में एक बार में पोल हुआ है और कितना पीसफुल हुआ है। हमारे अपोजिशन में डीएमके है, वहां देखिए कितना पीसफुली हो रहा है। वहां भी तो हमारे वैचारिक मतभेद है, केरल में वैचारिक मतभेद है, वहां पे इस तरीके से हो रहा है क्या? ये केवल गुंडागर्दी और खुले तौर पे गुंडई, ये केवल टीएमसी के गुंडे ही कर सकते हैं। खुले तौर पे जो है लोगों को मारना, धमकाना, घरों से ना बाहर निकलने देना, वोट ना करने देना, फेर के अपनी रिगिंग करना, केवल अपना ही छप्पा वोट डालना, तो ये सब टीएमसी के परिचित अंदाज रहे हैं। कल हमारी पूरी आशा है कि हम 200 की सीट क्रॉस करेंगे और पश्चिम बंगाल में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन किसकी सरकार बना पाता है, कौन नहीं। ये तो फिलहाल जो है वक्त ही बता पाएगा, जनता ही तय कर पाएगी। लेकिन जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पर लगातार जो है टीएमसी को पता है कि वही जीत रहे हैं। टीएमसी ने दावा कर दिया है कि बंगाल में से उन्हीं का राज है और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि कांग्रेस का सपोर्ट भी जो है टीएमसी को मिलता है। लेकिन दूसरा सवाल यही, आखिर इतना बौखलाहट क्यों है जब ममता बनर्जी को पता है कि जनता उनके साथ है? तो ये इस तरीके से पहरादारी करना, बौखलाहट, ये जवाब देना, और जिस तरीके से वीडियो मतलब संदेश जो उन्होंने दिया है अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लगातार एक ही बात, एक ही सुर कह रही है कि ये लोग आकर जनता को डरा रहे, धमका रहे। लेकिन अगर वो लोग धमका रहे हैं तो फिर ये अभी जब सबसे पहले चरण में जब मतदान हुआ था तो टीएमसी के कार्यकर्ता थे या बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो हुमायूं कबीर का विरोध कर रहे थे, जो वहां पर जो है हल्ला बोल रहे थे और लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे थे? अंशु जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धमकाने चमकाने वाली बात जो बोल रही है भाजपा, तो तपोज जी को बोलिए कि देश के गृह मंत्री उनको मुंह से शोभा नहीं देती है, जो 15 दिन से पूरे देश को छोड़कर
बंगाल में युद्ध के लिए बैठे हैं और उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है, आप उनको थोड़ा सा याद दिला दीजिए कि 4 तारीख के बाद हर एक को उल्टा लटका के सीधा करने का काम करूंगा। तो बताइए, देश मंत्री, गृह मंत्री, एक देश के गृह मंत्री हैं, उनकी मुंह से यह क्या भाषा शोभनीय है? किसी राज्य में 15 दिन आप बैठ के पहले तो आपने थ्रेट दे दिया कि मैं 4 तारीख के बाद उल्टा लटका के मारूंगा। अगर एक गृह मंत्री ऐसा शब्द बोल सकते हैं तो भाजपा के कर्मी के क्या नहीं कर सकते। अब पहली बात ये रही, भाजपा के कर्मी पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो अपने कर्मी को बीएसएफ सीआईएसएफ बना के पश्चिम बंगाल में उतारे। ये आप फैक्ट है। अब हमारे पश्चिम बंगाल के हर एक जगह फुटेज ले लीजिए, वो अपनी कर्मी के तौर पे एजेंसियों को लगा के रखे हैं। तो उनकी जब गृह मंत्री की भाषा ऐसी है तो बताइए उनकी बीएसएफ एजेंसी क्या करेगी। अब बोलते मतदान, पश्चिम बंगाल में इतनी अच्छी मतदान होती थी, लेकिन इस बार इस मतदान नहीं हुए, चुनाव नहीं हुए, आम लोगों का मत का हत्या हुई है। एसआईआर से लेके अभी तक वोटिंग तक, अभी भी बता रहा हूँ मैं कि काउंटिंग में भी इन्होंने परसेंट चोरी करने की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन यह पश्चिम बंगाल है, बिहार नहीं है। ये पश्चिम बंगाल है। हर एक जगह में उनकी चोरी पकड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सैनिक हर एक पल, रात हो या दिन हो। अंशु जी, मैं आप ही की बात को काटते हुए एक बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा ये बिहार नहीं बंगाल है, इसका मतलब क्या है? समझ नहीं आया। आप खुलकर बोलिए, आप क्या समीकरण बताना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में पूरी तरीके से जो है घोटाला हुआ है, या फिर एसआईआर की प्रक्रिया गलत हुई है, या जानबूझकर बीजेपी को जिताया गया है, आप ये कहना चाहते हो? या फिर आप ये कह रहे हो कि बंगाल की जनता या बंगाल में कुछ अलग तरीके का यहाँ पर जो है झोल बनाया गया है? मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, बिहार में अगर सच्चाई आप देख लीजिए तो एसआईआर के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। उनका ट्रायल था पश्चिम बंगाल में एसआईआर करने का। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार में देख लीजिए कि एसआईआर के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, जितना कि बंगाल में हुआ। बीएलओ को बोलते हैं कि टीएमसी के द्वारा मारा गया, बीएलओ को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हेल्प किया गया। इतनी शॉर्ट टाइम में जो उन्होंने बीएलओ के ऊपर भी इतना प्रेशर देकर एसआईआर का काम करवाने का काम किया केंद्रीय एजेंसी ने, इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें हमारे तृणमूल कांग्रेस के हर एक डीएलए उनका साथ दिया। लेकिन डीएलए के ऊपर में इतना प्रेशर इन्होंने दिया कि आप देखिएगा न्यूज चैनल में, या नहीं तो मैं फोटोज आपको भेज दूंगा। बीएलओ ने अपना लिख के सुसाइड किए हैं कि मुझे इतना इलेक्शन कमिश्नर प्रेशर दिया जा रहा है कि 2 घंटा के अंदर में यह अपलोड करो, 2 घंटा के अंदर में डाटा दो। तो इनके द्वारा बीएलओ ने पश्चिम बंगाल में सुसाइड किया और तृणमूल कांग्रेस के बीएलओ ने उनका हेल्प करने का काम किया। अंशु जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एसआईआर का जो मुख्य उद्देश्य था वो बंगाल था, लेकिन बिहार में भी बहुत सारे वोटर्स के नाम कटे हैं, उस पर भी तो सवाल उठा सकते थे आप। लेकिन आपने खासकर बंगाल में ये कहा। और इस बार की मैं बात करूं, आखिर इतने सारे जो नाम कटे हैं वो फिर एकदम से तो नहीं कटे होंगे, कुछ तो रीजन होगी। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है एसआईआर ने पूरी तरीके से बताया गया है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को जो एक्सेप्ट किया है, उस पर क्या कहेंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत कह रहा है? फिर एसआईआर में क्या बताया गया आप ये देखिए मेरे को। एसआईआर में इन्होंने बोला कि हमने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी जिहादियों को निकालेंगे। एसआईआर में मुझे रिपोर्ट बता दे कि जो बांग्लादेशी को इन्होंने पकड़ा है, एक भी बता दे रोहिंग्या को इन्होंने पकड़ा है। हाँ, इन्होंने निकाला है। किसको निकाला है? इन्होंने राजस्थान में रहने वाले लोग निकाला, बिहार में रहने वाले लोगों को बिहार से निकाला है, बंगाल से निकाला है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब ये नहीं होता कि बांग्लादेशी को बाहर करना। इसका मतलब ये होता है जो इलीगल वोटर्स है उन्हें उस लिस्ट से बाहर करना। बहुत सारी मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे आपको समझाने की जरूरत है, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं बता देती हूँ। इलीगल वोटर्स का मतलब होता है जो बंगाल में नहीं रह रही है, या फिर बंगाल के नागरिक नहीं है, जो बाहरी लोग हैं, या फिर बाहर जा चुके हैं, या फिर मृत हो चुके हैं। ये उनके नामों की बात हो गई है। यहाँ पर एसआईआर का मतलब ये नहीं कहा गया है कि बांग्लादेशी को या घुसपैठियों को अलग किया जाए। इसका मतलब था इलीगल वोटर्स को। अंशु जी, अब मुझे एक बात बताइए, आपके घर में 5 फैमिली है, ठीक है? आपके नाम है, आपके भाई का नाम है, लेकिन आपके फादर, आपके मदर का नाम नहीं है। तो बताइए, आपके फादर मदर नहीं है तो आप कहाँ से आए? ऐसी एक घटना नहीं, हजारों घटना पश्चिम बंगाल में बता दूंगा। अंशु जी, इस तरह से इन्होंने तो नाम काटा है। अंशु जी, जब तक माता पिता का नाम ही ना हो तब तक बच्चे का नाम कहाँ से आ जाएगा? आप कैसी बात करते हो? मैं जरा तपो जी के पास जाती हूँ। अंशु जी, आप मुद्दा मत भटकाइए। आप क्या बातें कर रहे हो कि बच्चे और इनका नाम है, माता पिता का नाम नहीं है। माता पिता का नाम हो सकता है, चलिए बच्चे का नाम नहीं होगा, लेकिन माता पिता को तो नाम होगा ना।
मैं जरा तपोज जी के पास जाती हूँ। तपोज जी, जिस तरीके से अंशु जी यहाँ पर जो इन्होंने एसआईआई की परिभाषा ही पूरी बदल दी है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, यही तो दिक्कत है इनके साथ। अभी ये बिहार के लिए कह रहे थे कि बिहार में एसआईआर किया ही नहीं गया है सब जगहों पे। शायद इनको याद नहीं है साथी प्रवक्ता को कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलके पूरे के पूरे वोट चोरी यात्रा निकाले थे और पूरे बिहार का उन्होंने एक बार नहीं 2 बार भ्रमण किया। और उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर एक जगह यही कहते हैं, एक बार नहीं 3 बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हर बार इन्होंने यही कहा कि वोट चोरी। और उसके बाद लेकिन एक बार भी न तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही कहा कि आप जो चीजें आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको लिखित में दीजिए, एफिडेविट दीजिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एफिडेविट पे काम करती है, किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे काम नहीं करती है। वो एफिडेविट इन्होंने नहीं दिया। इस बार भी जब यहाँ पे इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही कहा कि आप एफिडेविट दीजिए। ये कहाँ चले गए? ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में काला कपड़ा पहन के और वहाँ खड़ी हो गई और वहाँ कहने लगे पूरे एसआईआर का प्रोसेस ही गलत है, पूरा एसआईआर बंद कर दो। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उसमें ये लगाया है, इन्होंने कल जो याचिका दायर की है उसमें ये कहा है कि सेंटर के एम्प्लॉय जो है यहाँ पे काउंटिंग में नहीं रहना चाहिए, वो गड़बड़ी फैलाएंगे। तो किस तरीके से ये भ्रम करने की स्थिति कर रहे हैं। और पहली बात तो टीएमसी इलेक्शन लड़ नहीं रही है। ममता बनर्जी कल रात में, परसों रात में जो ड्रामा की है वो तो सारे सीरियल को फेल कर दिए। इनके ये जो है अभिषेक बनर्जी, ये खुद जिस समय ईवीएम पे डिस्कशन हो रहा था उस समय खुद उन्होंने खारिज किया कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं वो गलत सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पे कोई सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर 17C उसको वेरीफाई करता है और कंट्रोलिंग सर्किट और इन सबों को मैच करता है और ठीक से काम करता है तो कहीं पे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो डेमो पोल्स होते हैं, मतलब मॉक पोल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखाता है, उसको अगर आप ठीक से देखते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत की अब होना ही नहीं चाहिए। और अभिषेक बनर्जी ने खुद ये कहा कि मैं इसी मशीन से सुन के आता हूँ और मैं आज नहीं, हमारे कई विधायक, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे सुन के आए हैं, तो हमें इस प्रोसेस में इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके प्रवक्ता नरकल बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके के ड्रामा करने की कोशिश कर रही है स्ट्रांग रूम के बाहर, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सेग्रीगेशन जो है बैलेट वोट का, ये पहली बार चुनाव लड़ रही है। जितने लोग चुनाव में काम करते हैं जो कि वहाँ के एम्प्लॉई हैं, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है, कोई चपरासी है, सारे लोग, कोई ऑफिसर है, कोई इस तरीके के लोग, जितने भी लोग हैं वो लोग अपना वोट डालते हैं फिजिकल और उसके बाद उसको एक लिफाफे में पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। वो सब असेंबली वाइज, मतलब दूसरे असेंबली के लोग यहाँ पे जिस समय पोलिंग वाइज काम कर रहे हैं तो यहाँ का जो वोट है वो जिस असेंबली में काउंटिंग हो रहा है वहाँ पहुँचना चाहिए ना। तो वो असेंबली लिखा रहता है, वहाँ पे वो पहुँचेगा, उसके सेग्रीगेशन का काम चल रहा है। इनके जो प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं शशि पांजा, वो आके क्या कहते हैं कि जब तक हमारे एजेंट नहीं आ जाते आपने ये काम क्यों किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रात को 12 बजे कुछ कहेंगे आप इस बात पे? अंशु जी की जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप अगर नहीं आएंगे तो क्या हम अपना काम ही नहीं करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करेगी ना कि आपके एजेंट के लिए। लेकिन तपोज एक बात का मैं और जो है तपोज एक बात का मैं और खंडन कर देती हूँ। जैसे अंशु जी ने कहा कि सपोज मेरे घर पे अगर मेरे और मेरे भाई का कार्ड बना है और मेरे माता पिता का कार्ड नहीं बना, इसका मतलब तो घोटाला हुआ है। जब बच्चों का कार्ड किस आधार पर बना है? नहीं, ये घोटाला नहीं है। नहीं मैडम, ये घोटाला नहीं है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आप देखिए, अगर इलीगल होता तो वो पूरे परिवार का काटते। 2 लोगों का काटा है और 2 लोगों का रखा, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं। और इन्होंने जिस तरीके का आह्वान किया है कि किसी को मत डॉक्यूमेंट दो, ये करो वो करो, तो उस केसेस में आपको डॉक्यूमेंट देना चाहिए था, आपको एफिडेविट बना के देना चाहिए था। कहीं पर भी जिन लोगों का नाम, मुझे वहां से कॉल आया कि मेरा आज सुनवाई है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, अब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मुझे ये आया है। मैं लोगों को पढ़ के बताया हूँ और उसके बाद बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिए, अपना परिचय पत्र, उसके बाद जो उन्होंने मांगा वो, और केवाईसी आप बैंक में नहीं जमा करते हैं क्या? तो अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को केवाईसी दे देंगे तो क्या बुराई हो जाएगी? किस तरीके से ये जो है धूल झोंकने का काम कर सकते हैं। किसी को कुछ मत दिखाओ, हम कागज नहीं दिखाएंगे,
देखते हैं कौन क्या करेगा। इस तरीके के स्टेटमेंट ममता बनर्जी मंच पर से खड़े होकर दे रही थी। अब 3 आदमी ने जिन्होंने दिया अपना परिचय पत्र, उन्होंने क्या कहा, आपका आधार कार्ड हो तो आप ले आइए। माता पिता का आधार कार्ड नहीं है, इन लोग क्यों नहीं है ये पूछिए उनसे, या उनके माता पिता का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। डॉक्यूमेंट दिखाते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखती, और बाकी उसी परिवार के 2 लोगों का कैसे काट दे। आप तो यहाँ पे मुस्लिम विरोधी भी नहीं कह सकते हैं। मुस्लिम विरोधी होते उसी परिवार के 2 लोगों को क्यों रखते हैं? तो आप अपने बातों को ही जो है फंस गए हैं। अंशी जी, एक सवाल ये पूछ लेती हूँ, जिस तरीके से आपने दावा किया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी, अब ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो ममता बनर्जी का सबसे पहला दाव क्या होगा कि बंगाल की जनता को क्या वो मिल सकता है जो अभी तक नहीं दिया गया? देखिए, पहली बात तो जो भाजपा ने बंगाल के मतदाताओं के साथ जो हत्याएं की है, उनकी वोट अधिकार छीनने के जो प्रयास में सफल रही है। पहली बार तो ममता बंदोपाध्याय जीतने के बाद में जितने भी हमारे बंगाल में, यूपी के, बिहार के जितने भी रहने वालों को नाम काटा गया है। मैं जो बता रहे थे तपोज जी को बता दीजिए कि कागज नहीं दिखा पाए हैं। अगर माँ बाप कागज नहीं दिखा पाए तो उनके बेटी देखिए कहाँ से आ गए, ठीक है। तो उन लोगों को नाम जोड़ने का काम पहले हमारी सरकार करेगी। जो यहाँ पे जेन्युइन वोटर हैं उनका नाम जो काटा गया, उनकी मत अधिकार का हनन किया गया है, छीना गया है, हत्याएं की गई है, उनकी हक को ममता बनर्जी पहले देगी। आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो शांति के माहौल है, इन्होंने जब से डिसाइड किया, जब से इलेक्शन घोषणा किए, तब से जो अशांति की माहौल अपनी एजेंसियों को बुलाकर जो पश्चिम बंगाल में करवाया, उस अशांति को माहौल को दूर करके शांति का माहौल जिस तरह से स्थापित था पश्चिम बंगाल में, उस तरह से शांति का माहौल कायम रहेगा। जी, जिस तरीके से यहाँ पर अंशु आपने बात की, मैं वहीं पर जो है सबसे पहले जो है मैं तपोज जी के पास फिर पुनः सवाल करना चाहूंगी। तपोज जी, जिस तरीके से हमने देखा कि अमित शाह ने भी, राजनाथ सिंह जी ने भी और मोदी जी ने भी एक ही सुर कहा है, घुसपैठिया। तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ जाती है तो घुसपैठियों को लेकर जो यहाँ पर अमित शाह ने जो वादा किया है उस पर क्या काम हो सकता है? देखिए, हमने जो अमित शाह जी ने कहा है वो बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर कट ये संदेश है कि हम सिर्फ वोटर लिस्ट से ही घुसपैठियों को नहीं निकालेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं निकालेंगे, हम इस देश से भी निकालेंगे। और जो लोग कागज नहीं दिखा पाए हैं, इसका मतलब बेटे बेटियों का कागज है, वो यहाँ पैदा हुए हैं, माँ बाप का कागज क्यों नहीं है? माँ बाप कहाँ चले गए थे और माँ बाप कहाँ थे अभी तक? मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पास डेटा है और जो गृह मंत्रालय के पास भी डेटा है, इनके पास खुद का डेटा है। और ये अगर ये घुसपैठियों की मांग करते हैं तो आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी ने खुद विरोध किया था। जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट में इतने मोटे एक फाइल को लेके स्पीकर के सीट पे दे मारी थी। उस समय कम्युनिस्टों की सरकार थी और उस समय ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि ये जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, इनके लिए ये घुसपैठिए हैं, इनको क्यों जो है सीपीएम गवर्नमेंट इसको सपोर्ट दे रही है। और वहीं पे जब ज्योति बसु से मीडिया ने पूछा था कि आप जो है क्यों बांग्लादेशियों को सपोर्ट दे रहे हैं, तो ज्योति बसु ने क्या कहा था कि बांग्लादेशियों को अगर यहाँ आ रहे हैं बांग्लादेशी तो उनको मानवीय आधार पर जो है देखा जाना चाहिए, उनको ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश भी इसी देश का एक पार्ट था, इस तरीके से ज्योति बसु ने कहा। तो इसका मतलब बांग्लादेशी आ रहे हैं, उसके अगुवाई जो अगुवाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति ममता बनर्जी खुद है। आज टीएमसी के नेता को अगर डाउट हो रहा है कि वहां पे घुसपैठिए हैं कि नहीं है, तो सबसे पहले ममता बनर्जी को पूछना चाहिए कि उनके पास जब उस समय डेटा था और चुनाव लड़ रही थी और विपक्ष में थी, तो कौन सा फाइल लेके वो स्पीकर के सीट पे दे मारी थी। आज ये जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, चक्कर ये है कि यही घुसपैठिए आज इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो ये चुप हो गए। ये जो है आपको मैं बता रहा हूँ, मालदा, मुर्शिदाबाद, बसीरहाट, इसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे शीतलकुची, इन सब जगहों पे अचानक से 5 साल में डेमोग्राफिक चेंज होके वो 2 गुना हो गया। आप बताइए, कहीं पे 30% बढ़ा, कहीं पे 40% बढ़ा, मालदा में तो 60% बढ़ गया। और 60% आप मान लीजिए, अगर ये कहते हैं कि यहाँ की जनसंख्या नेचुरली बढ़ी है, तो 5 साल में क्या व्यक्ति पैदा हो गया 18 साल का हो जाएगा? वोटर बढ़ गए हैं भाई इतने, तो आप अभी तक कहाँ थे ना? तो उनका आधार कार्ड, अच्छा एक चीज और बताइए, अगर माँ बाप का आधार कार्ड नहीं बना, जैसे कि अभी पार्टी प्रवक्ता जी ने मुझसे कहा कि बेटे और बेटी का बन गया, इसका माँ बाप का नहीं मिल रहा, तो माँ बाप का आधार कार्ड क्यों नहीं है? आधार कार्ड के बेसिस पे तो हुआ है सारी चीजें।
और एक चीज और बताइए मुझे, आधार कार्ड अगर पूरे परिवार का एक ही साथ कौन बनवाता है? 6 लोग परिवार में हैं, 6 लोग का आधार कार्ड आप इसी समय बनाएंगे। जब आधार कार्ड के मेकिंग का उनसे पूछा गया कि भैया 80 साल के हैं, उसके बाद 70 साल की माता जी हैं, पिताजी 80 साल के हैं, फिर बेटे बेटी और सब लोगों का एज ग्रुप का जितने हैं, उन पूरे परिवार का जो है एक साथ आधार कार्ड बनने का समय अभी है। तो आप एक बात बता दीजिए, अभी तक थे कहाँ? अभी तक कहाँ थे? आपसे पूछा जाएगा ना। इसका मतलब ये परिवार कहीं और था, वो अब विस्थापित होकर यहाँ आया है और फिर यहाँ पे टीएमसी के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई वोटर नहीं बन जाता है 5 साल में इन सब एरियाज में। इसीलिए इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा ये SIR से लोगों के नाम काटे गए हैं। एंड आंसर टू योर क्वेश्चन मैडम, यस, वी विल रिमूव ऑल द बांग्लादेशीज हु आर प्रेजेंट देयर इन द वेस्ट बंगाल। और इसकी चिंता हम नहीं, बांग्लादेश में खड़े हुए वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जता दी है। क्योंकि टीएमसी हटने का सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हो रहा है तो बांग्लादेश को हो रहा है। उन्होंने ये हवाला दिया वहां पे खड़े होकर बांग्लादेश के एक नेता ने अपने पार्लियामेंट में कि वहां पे एज पर एग्जिट पोल वहां पे अभी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो मे भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पुश किया जा सके इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो आप सोच लीजिए कौन बांग्लादेश फ्रेंडली सरकार है और कौन बांग्लादेश अपोजिशन और वाली सरकार है। देखिए ये तो अब आने वाला समय ही पता चलेगा। अब कल ही का जो दिन है वो ही तय करेगा कौन बनेगा और किसकी सरकार होने वाली है। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।